हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के 7 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हैं। अगर आप सच में बोर्ड एग्जाम 2024 देना चाहते हैं और आपका भी सपना है कि सर मेरे भी नंबर 90 प्लस आए, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो 7 टॉपिक में बताने वाला हूं, इन 7 टॉपिक को आपको बिल्कुल आसान तरीके से देख लेना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ऐसे टॉपिक है, आप चाहे किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। हर बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर सकता हूं, हर बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी ये क्वेश्चन आएंगे। आपको बच्चों स्टडी जारी कर देना है अगर अभी तक आपने नहीं की है तो, क्योंकि बच्चों आपके पास समय 2 से 3 महीने का ही बचा है। ऐसे में आपको सारा कुछ समय अपनी स्टडी में लगाना है। आपके फोन से इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सारा कुछ डिलीट होना चाहिए ताकि आपका समय उन ऐप्स में वेस्ट ना हो और आप रील स्क्रॉल ना कर पाए। बस आपको अच्छे से स्टडी करना है और अपना जो भी समय है वो लगाना है और आपका फाइनली 3 घंटे 15 मिनट का जो समय होगा उसमें सारा समय का जो भी नॉलेज होगा उसको लगा देना। आप जब पेपर देने जाओगे वहां पर आपको 3 घंटे 15 मिनट में आपको सारा कुछ करने का मौका दिया जाएगा। बस आपको वो 3 घंटे 15 मिनट अच्छे से अगर आपने मैनेज कर लिए तो 90 प्लस क्या 95 प्लस भी आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम क्या है। बच्चों किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के 2 नियम मुख्य हैं। किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। हम दोनों नियम को डिस्कस करेंगे। देखिए संधि का नियम क्या कहता है। संधि का नियम का सीधे सा मतलब है, अगर हम किसी से भी धारा लाते हैं, इधर उधर से लाते हैं धारा, अगर वो धारा जहां पर मेन बिंदु पर बीच में मिलेंगे उनका बीजीय योग जो होगा गुणनफल वो अर्थात 0 होगा, यानी कि 0 मतलब 0 होगा। समझिए इसको, अगर हम किताबी लैंग्वेज से या मतलब डेफिनेशन के लैंग्वेज से समझें तो किरचॉफ का प्रथम नियम है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं। किसी परिपथ की किसी संधि पर, कोई भी परिपथ है उसकी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होगा 0 होगा, अर्थात आई जो होगा मतलब धाराओं का योग जो होगा वो हमारा कैसा होगा बच्चों 0 होगा, यानी कि 0 होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर मेन बिंदु है, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, मान लीजिए आर जा रही है, तो इनका यहाँ पर योग होगा वो कितना होगा 0 होगा। यही इस नियम का कहने का मतलब है। धारा जो आई है वो कैसी होगी 0 होगी। दूसरा बच्चों हमारा जो नियम है जो है बंद पास का नियम। ये बंद पास का नियम भी कुछ इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि संधि का नियम जो है प्रथम नियम है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी पूछ लेता है किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बंद पास का नियम। द्वितीय नियम यानी कि बंद पास का नियम क्या कहता है, एक नियम उससे कुछ उल्टा कहता है। किसी परिपथ में अगर हमारे पास कोई परिपथ है उसकी किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध, मान लीजिए हमारे पास एक कोई परिपथ है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, इसमें प्रतिरोध लगे हैं तो इन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उन धाराओं का गुणनफल, जो धारा प्रवाहित हो रही है उन धाराओं का जो गुणनफल होगा उसके बीजीय योग, उसका बीजीय योग यानी कि बीज गणितीय योग जो होगा पास में लगे विद्युत वाहक बल, जो पास में विद्युत वाहक बल यानी कि ई लगा होगा उसके बीजीय योगफल के बराबर होगा। यानी कि धारा जो होगी और प्रतिरोध जो बराबर होगा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। समझ में अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा अगला देखिए, अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है चालक क्या होते हैं। एक्चुअल में चालक क्या होते हैं, जिनको हम चालक कहते हैं वे क्या होते हैं। देखिए चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं या वे क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है वैद्युत आवेश आसानी से प्रवाह हो सके। आप अपने घर में तार बिछाते हो जिससे आप करंट ले जाते हो, वो चालक होते हैं। किसी विद्युत के चालक, वह क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा चांदी इत्यादि। आप देखते हैं विद्युत धारा, हम कॉपर में भी विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में जो वायरिंग फैली वो क्या है, चालक है। अचालक क्या होते हैं, जैसे कांच हो गया वो अचालक है, उसमें धारा प्रवाहित आप नहीं कर सकते। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र अगर हम लगाते हैं तो आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है तो हमारे भी क्या कहेंगे चालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला बच्चों टॉपिक है हमारा है कि द्विघात कोण क्या होता है, यानी कि द्विघात कोण के बारे में अगर हम पढ़ें तो द्विघात कोण क्या होता है, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ लेता तो क्या लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए द्विघात कोण क्या होता है, इसका जो मान होता है, अगर आप हम जहां से हम वीडियो बना रहे हैं शूट कर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे तो द्विघात कोण मान का अधिक होगा। अगर हम अपने स्टडी रूम की बात करें तो वहां पर द्विघात कोण जो होगा उसका मान अलग होगा। अगर हम आपके यहाँ की बात करें तो वहां पर भी द्विघात कोण का जो मान होगा वो अलग होगा। यानी कि इसीलिए मैंने नोट लिखा है, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर, जो हमारा चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर, देखिए कुछ नहीं होता, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में कोण बनता है, न्यून कोण, और उस कोण को हमें ही उस स्थान का द्विघात कोण कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या, हर स्थान पर अलग अलग होता है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्विघात कोण का मान जो होता है अलग अलग स्थानों पर या भिन्न भिन्न स्थानों पर समान रहता है, चेंज होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि चेंज हो जाता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र की परिभाषा। देखिए चुंबक क्षेत्र की अगर हम परिभाषा बात करें तो एक चीज आता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र, यानी कि चुंबक का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो चुंबक का हो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र। देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए हमारे पास चुंबक है, सपोज कीजिए जो हमारे पास कलर है इसका, ये हमारे पास चुंबक है। अगर एक कोई चुंबक है यहाँ पर आपको लोहे के कण पड़े हुए हैं, तो क्या करती है, आप दाड़ते हैं, कभी कभी बुरादा देखते हैं तो चुंबक हमारी जो होती है वो अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन कुछ दूरी पर पड़े होते हैं जिनको नहीं खींच पाती है, क्योंकि जहां तक खींचती वो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और जहां से नहीं खींच पाती वो उसका चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की चीज है। तो यही बात हम इसमें करते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय वस्तु यानी कि लोहा कोबाल्ट हो सकती है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि चुंबक जो होगी उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र होगा जहां से चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो चुंबकीय वस्तु होगी जिसको वो चिपका सकती हो। अब आपको लकड़ी को ठौरी रखी आकर्षित नहीं कर रहे, पास में रखी तो वो अलग बात है, तो चुंबक जिसको चिपका सके उसको नहीं चिपका पा रही है, जहां तक चिपका ले रही है वहां तक का चुंबकीय क्षेत्र उसका कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों विचलन कोण क्या है। देखिए एक्चुअल में विचलन कोण क्या होते हैं, अगर आपने प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने पढ़ा होगा निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच में कोण बन जाता है जिसे ही हम विचलन कोण कहते हैं। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, अगर हमारे पास कोई प्रिज्म है उस पर कोई हमने किरण डाली, उस किरण की आपतित किरण की दिशा तथा प्रिज्म के पश्चात अपवर्तन के पश्चात उसमें क्या होगा, अपवर्तन, उसके पश्चात एक निर्गत किरण निकलेगी, तो उस निर्गत किरण की दिशा में उसके बीच में कोण बनेगा, उसे हम विचलन कोण कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक बच्चों है कि लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो एक्चुअल में 2 से 3 कंडीशन होते हैं जिन पर हमारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादातर निर्भर करती है, उन्हीं कंडीशन पर हम लोग बात भी करेंगे। देखिए लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, हमारा जो लेंस होता है उसका पृष्ठ होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है उस पर भी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा उस पर, अपवर्तन जो होता है उस पर भी हमारी जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो निर्भर करती है, अपवर्तन ना जो रिफ्लेक्टर होता है, और हमारा यानी कि जो प्रकाश का रंग होता है उस पर भी हमारी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। तो अगला हमारा टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, क्या है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। आपको पता होगा स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया भी है क्योंकि आपको पता है, क्योंकि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन बच्चे के क्या किया, अभी मैंने हाफ ईयरली एग्जाम हमारे कॉलेज में हुए थे तो वहां पर मैंने देखा कुछ बच्चों ने क्या किया कि स्वस्थ नेत्र का यानी कि उसमें निकट बिंदु पूछ रहा था, उन्होंने क्या किया, दूर बिंदु पूछ रहा था, हाँ वहां पर दूर बिंदु पूछ रहा था, बच्चों ने 25 सेंटीमीटर लगा दिया। उन्हें यही नहीं पता कि 25 सेंटीमीटर क्या है, उन्हें 25 सेंटीमीटर बार बार देख रहे हैं बुक में याद हो गया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर नहीं। निकट का स्वस्थ आंख का निकट बिंदु है जहां स्थित होता है वो 25 सेंटीमीटर दूरी है, लेकिन अनंत तो जो अगर दूर बिंदु होती है तो उसकी अनंत होती याद रखेंगे, इनफाइनाइट अनंत होती याद रखना। तो बच्चों ये थे हमारे शॉर्ट टॉपिक जो मैंने आपको बता दी। आई होप ये 7 टॉपिक आपको समझ में आए। अगर इन टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ देना। अगर आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में उसका पीडीएफ डाल देना, हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।